स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 2। पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में। पहले हमने ये देखा था कि हमारे आसपास की जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है, जो पदार्थ हमारे आसपास है वो शुद्ध है कि नहीं है। तो हमने देखा था कि वो शुद्ध नहीं होते हैं, उनमें मिक्स होते हैं। तो मिक्स को हमने 2 टाइप में पढ़ा था, मिक्सर को 2 टाइप में पढ़ा था, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस में हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। हेट्रोजेनस में पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड करके सस्पेंशन और कोलाइडल के बारे में पढ़ा था। तो ये पूरा हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा कि फिजिकल प्रोसेस जो होते हैं, जैसे कि घर में चाय बनाई जाती है तो उसको हम छान के निकाल लेते हैं, छन्नी से छान के चाय को अलग कर देते हैं, चाय की पत्ती अलग कर दी जाती है। ऐसे हम देखते हैं कि आटे में या फिर दाल में या फिर तो उनको कई बार देखा होगा कि वैसे से चलनी से चला करके उनके बड़े बड़े कंकड़ को या छोटी छोटी जो बारीक धूल होती है, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। तो ये फिजिकल प्रोसेस में आता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि चावल के साथ कंकड़ मिले हुए हैं या फिर कोई सामान, दाल लाई जाती है, चावल लाए गए, चने लाए गए, तो उसमें अगर कुछ मिला हो तो उसको हाथ से बीन बीन के अलग कहते हैं, अलग कर देते हैं हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू। तो ये भी फिजिकल प्रोसेस में ही आता है। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा कि जो किसान लोग होते हैं, वो लोग भूसे को अलग करने के लिए ऐसे उड़ाते हैं, ठीक है, अनाज को उड़ाते हैं हवा में। तो आपने देखा होगा कि जैसे जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर उड़ के चले आते हैं, जो छोटे पार्टिकल होते हैं या भारी पार्टिकल होते हैं वो वहीं पे गिर जाते हैं, और इस तरीके से गेहूं और भूसे को अलग अलग कर दिया जाता है। ऐसे कई सारी थिंग्स आपने देखी होंगी जो फिजिकल प्रोसेस में काउंट की जाती हैं। जैसे कि टैप खोलते हैं, उसमें बालू के साथ में अगर पानी आ रहा है तो उसको कुछ देर रखे रहने 2 बाल्टी में, फिर क्या होता है कि जो रेत होती है वो सेटल डाउन हो जाती है, डस्ट सेटल डाउन हो जाती है और पानी साफ हो जाता है। तो इस टाइप की फिजिकल प्रोसेस के बारे में आप लोग बहुत जानते हैं और काफी ज्यादा फैमिलियर भी होंगे। लेकिन हमें जो यहाँ पर पढ़ने फिजिकल प्रोसेस से आगे ऐसे सब्सटेंस के अलग करने के लिए पढ़ेंगे जो नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग नहीं हो सकते हैं। आप दूध को छानो तो दूध को छन्नी से छानने पर उसमें से जो फैट है और वाटर है वो अलग अलग नहीं होगा। तो ये फिजिकल प्रोसेस से नहीं होता, इसके लिए अलग टेक्निक होती है, ठीक है। जैसे आपने चीनी को पानी में घोल दिया है तो अब इसको अलग करने के लिए हमें छान के या निथार के या इस टाइप के जो फिजिकल प्रोसेस है उनसे अलग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वेपोराइजेशन मेथड की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कई सारे मेथड्स हैं जिनको हम फिजिकल प्रोसेस ना करके कुछ टेक्निकल प्रोसेस से यूज करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है हाउ कैन बी सेपरेट कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। ये एनसीईआरटी में दिया है। नॉर्मली आप कह सकते हो कि जो मिक्स डाई कलर्स हैं उनको हम वाटर से कैसे अलग करें, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ कलर्स की बात की जाए, कोई भी अगर सब्सटेंस जो वाटर में मिक्स हो चुका है तो उसको अलग करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बीकर में पानी ले लिया, वाटर, उसको फ्लेम पे रख देंगे। फ्लेम पे रखने में क्या होगा कि इसको हम गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर इसमें वाटर वेपर बनेगी और उस वाटर वेपर के ऊपर चाइना डिश में, पैट्री डिश में हम उस कंपोनेंट को डाल देंगे जिसमें से हमें सेपरेट करना है वाटर को, ठीक है। ब्लू ब्लैक इंक जो है उसको हम डाल देंगे। तो क्या होगा, इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो धीमे धीमे वेपराइज होके निकल जाएगा और बचेगा सॉलिड ब्लू कलर या ब्लैक कलर या इंक के जो भी कलर हैं वो इसमें बच जाएगा। तो इस मेथड को कहते हैं वेपोराइजेशन मेथड। नॉर्मली हम शुगर को अलग करने के लिए, सॉल्ट को अलग करने के लिए भी यही मेथड का यूज किया जाता है। तो सेकेंड मेथड को देखते हैं। तो सेकेंड मेथड हमारा है हाउ कैन वी सेपरेट मिल्क क्रीम फ्रॉम मिल्क। हम मिल्क से क्रीम कैसे अलग कर सकते हैं। आप देखते हो कि मार्केट में बहुत सारे टाइप के दूध आते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा टाइप के नहीं। फुल क्रीम मिल्क आता है, टोन मिल्क आता है, डबल टोन आता है। इसके अलावा आप देखते हो कि जो अमूल की फुल क्रीम, सिर्फ क्रीम अलग आती है, जिसको हम लोग मोस्टली डेकोरेटिंग में या फिर कस्टर्ड बनाने में यूज किया जाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें मार्केट में आती हैं। जो फुल फैट आती है, क्रीम आती है, फिर फुल क्रीम मिल्क आता है, टोन मिल्क आता है, डबल टोन मिल्क आता है। अब इसमें से क्रीम कैसे निकाली गई होगी। तो एक्चुअली में आपने देखा होगा घर में जब कि ऐसे से पुराने टाइम में ऐसे करके फेरनी चलाई जाती थी, मथनी। उसमें क्या होता है कि बहुत तेजी से उसको सेंटर में घुमाया जाता है।
तो उसमें क्या होता है, सेंटर से एक सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगता है। उस सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की वजह से जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और इसी वजह से जब दूध को उसमें डाला जाता है, मटके में करते हैं, कुछ पहले के टाइम में मटके में डाल के फेरनी से करते थे, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसको मिक्सी में डालकर या एक बहुत तेजी से सेपरेटिंग ट्यूब होती है उसमें घुमाया जाता है। तो जब बहुत तेजी से घुमाया जाता है, जैसे आज के टाइम में डेयरी वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि एक मिक्सी होती है, मिक्सी टाइप के बर्तन होता है, उसमें बहुत तेजी से घुमाते हैं तो घुमाने पर उसकी क्रीम निकलती है। उस क्रीम को अलग करके उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फुल क्रीम, टोन, डबल टोन, इस टाइप से। तो ये विधि जो होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो होता है, इसकी वजह से ही क्रीम और मिल्क अलग अलग हुआ। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मिल्क के कैटेगरी में इस विधि का यूज नहीं करते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉट यूज ओनली फॉर द मिल्क, इसको और भी कई कैटेगरी में यूज करते हैं। वॉशिंग मशीन के बारे में सब जानते हैं। वॉशिंग मशीन में भी यही होता है कि जो कपड़े बहुत तेजी से घूमते हैं उसमें, एक्चुअली अब सोचने वाली बात है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे वॉश हो जाते हैं, नहीं तो उसमें हाथ लगे, नहीं तो उसमें कोई रगड़ रहा है, फिर भी साफ हो गए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि वो बहुत तेजी से मूव करता है। मूवमेंट की वजह से ही कपड़ों में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे आते हैं, या जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो फॉर्म के साथ में, झाग के साथ में ऊपर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कपड़े साफ हो जाते हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसका यूज लेबोरेटरी में भी किया जाता है, जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ये ड्रगिस्ट जो होते हैं वो ब्लड को बराबर मूव करते रहते हैं, जिससे कि उसमें जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं या जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाए और ब्लड को टेस्ट करने में आसानी रहे। तो सिर्फ दूध के लिए या कपड़े धुलने के लिए ये मेथड जो होते हैं कई जगह पे यूज किए जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मेथड, यानी कि सेंटर से जो फोर्स लगता है उसकी वजह से सेपरेशन होना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है। हाउ कैन बी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड, दो अघुलनशील द्रवों को हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, दो अघुलनशील यानी कि दो मिक्स ना होने वाले, उनको ऐसे एक बीकर में लिया, जो मिक्स नहीं वो नीचे होगा, ऐसे अलग अलग लेयर में होंगे, इनको निकाल लेंगे, नहीं हो सकता है, क्योंकि जब इनको निकालेंगे तो डेंसिटी की वजह से ये ऊपर उठता रहेगा। तो इसको अलग करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको सेपरेटिंग फनल कहा जाता है। इसका डिजाइन लगभग इस तरीके से कौन से स्ट्रक्चर में बना होता है, और यहाँ पर एक ट्यूब में छोटा सा होल होता है यहाँ पे, और जिसको नॉब से बंद कर दिया जाता है, टाइटली बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही इसमें पूरा मिक्सर डाल दिया गया और कुछ देर के लिए इसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो जब इसमें मिक्सर डाल के छोड़ दिया गया है, ये तो धीमे धीमे ये डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएंगे। जो लो डेंसिटी होगा वो ऊपर आ जाएगा, लो डेंसिटी यानी कि निम्न घनत्व। ठीक है, और हाई डेंसिटी जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, उच्च घनत्व। ठीक है, अब देखिए लो डेंसिटी जो होगा ऊपर चला जाएगा, हाई डेंसिटी नीचे आ जाएगा। जैसे अगर हम वाटर और ऑयल को मिक्स करें तो आप देखिए ऑयल की डेंसिटी कैसी होगी, लो डेंसिटी होगी, और वाटर की हाई डेंसिटी होगी। तो यहाँ पर वाटर नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब जब ये सेपरेट हो जाएंगे, पूरी लेयर दोनों अलग अलग दिखने लगेंगी, तो इस नॉब को खोल दिया जाएगा और बीकर में इसको स्टोर कर लिया जाएगा। जैसे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से धीमे धीमे निकलेगा, तो जैसे ही दूसरा लिक्विड आने वाला होगा तो वो वहां पर स्टॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और इस तरीके से सेपरेटिंग फनल के द्वारा, सेपरेटिंग फनल से हम टू इमिजिबल लिक्विड यानी अघुलनशील द्रवों को आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। हाउ कैन बी सेपरेट मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। अब देखिए यहाँ पर इसमें से एक सब्सटेंस सब्लिमेट होता है, या ऐसा कोई और भी मिक्सर हो जिसमें एक सब्सटेंस सब्लिमेट होता है और दूसरा नहीं होता है, तो इस सब्सटेंस को या इस मिक्सर को अलग करने के लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक स्टैंड लेते हैं, उसके ऊपर एक पेट्री डिश रख देते हैं। पेट्री डिश में वो मिक्सर रखते हैं जिसको हमें सेपरेट करना है, और उस मिक्सर के ऊपर एक फनल से इसको ढक देते हैं।
फनल से ढकना क्यों जरूरी है? क्योंकि सब्लिमेशन होगा, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बनेगी, तो वेपर कहीं निकल ना जाए, उड़ ना जाए, उसको स्टोर करने के लिए इसको ढकना जरूरी है। और इसके ऊपर यहाँ पर वेट कॉटन लगा दिया गया है, यानी कि गीली रुई। ये किस लिए लगाई गई है? कि जिससे कि सब्सटेंस जो है वो ठंडा होकर के तुरंत वहीं पर जम जाए। तो जैसे इसको हम गर्म करेंगे, इसमें से अमोनियम क्लोराइड जो सब्लिमेट होता है ये वेपर बनेगा और ऊपर जाएगा और यहाँ पर ठंडा होके जमने लगेगा, इस जगह से जम जाएगा और यहाँ पे सॉल्ट बच जाएगा। इस प्रोसेस से हम ऐसे मिक्सचर जिनमें दो में से एक सब्सटेंस, कम से कम एक सब्सटेंस सब्लिमेट होता है, इस मिक्सचर को अलग करने के लिए हमें सब्लिमेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो अगले मेथड की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट वन है क्रोमेटोग्राफी। अब ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो हम नोटबुक यूज करते हैं उन नोटबुक्स में कुछ पानी गिर गया, जैसे हमने कुछ लिख रखा है यहाँ पर, और कभी बाय मिस्टेक वाटर बॉटल फैल गई या किसी से भी पानी गिर गया, तो जब सूखता है तो उसके आसपास हमें कलर्स दिखाई पड़ते हैं। नॉर्मल इंक से जिससे हमें लिखा उस कलर को छोड़ के और भी कलर्स दिखाई पड़ते हैं, मोस्टली देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो ब्लैक इंक होती है एक्चुअली में उसमें ब्लैक इंक के साथ में और भी कलर मिक्स होते हैं, लेकिन इनको अलग करने की जो टेक्निक है दैट इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए यहाँ पर एक फिल्टर पेपर लिया, ठीक है, फिल्टर पेपर पे एक लाइन बना ली छोटी सी, इस जगह पर इंक ड्रॉप डाल दिया, ये मार्कर से इंक लगा दिए। तो अब इस पेपर को हमें पानी में रखना है एक कितना, सिर्फ इंक से नीचे, कि जो ड्रॉप हमने लगाया है उस ड्रॉप से लेवल नीचे रहे, यानी कि जो हमने ये इंक डॉट लगाया है ये अबव द वाटर लेवल होना चाहिए। अब देखिए जैसे जैसे ये पानी को सूखेगा, यानी कि जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ये पानी पेपर होने की वजह से धीमे धीमे ऊपर की ओर चढ़ेगा। जब ये वाटर ऊपर चढ़ेगा तो इस इंक के कलर्स को भी ये अलग अलग करता चलेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमा मीन्स कलर आप बहुत बार सुन चुके हैं, क्लोरोफिल होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो कई सारी बातें आप क्रोमा के बारे में पढ़ चुके हैं। क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफी मीन्स टेक्निक, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी यानी कि कलर्स को सेपरेट करने की टेक्निक, ये क्रोमेटोग्राफी होती है। अच्छा, अब इस टेक्निक का यूज कहाँ करते हैं, ये भी बहुत जरूरी बात है। सिर्फ उसे इंक कलर को अलग करने के लिए नहीं, जो फ्लावर से निकलने वाले कलर्स होते हैं उनको अलग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि फ्लावर पिगमेंट से नेचुरल कलर्स को अलग करने के लिए। सेकेंड, जो ब्लड टेस्ट कराया जाता है या ब्लड में कुछ मिक्स है इसको चेक करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है लैबोरेटरीज में, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है कलर्स को अलग करने, इंक में कौन कौन से कलर हैं, या डाइस को अलग करने के लिए, डाइस से अलग अलग कलर्स को सेपरेट करने में इनका यूज किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ब्लैक इंक से या किसी भी कंपोनेंट से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस नोन एज क्रोमेटोग्राफी। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, यानी कि दो घुलनशील पदार्थों को हम कैसे अलग कर सकते हैं। अब जो अघुलनशील थे, इमिक्सिबल थे, उनको तो हमने सेपरेटिंग फनल से अलग कर दिया डेंसिटी के अकॉर्डिंग। अब मिसिबल जो है इनको अलग करने के लिए डेंसिटी तो काम आएगी नहीं क्योंकि वो पूरी तरह से मिक्स है। इनको अलग अलग करने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट का यूज करना पड़ेगा, यानी क्वथनांक, ठीक है। अब होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट और क्वथनांक के बारे में आप सब जानते हैं कि वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड वेपर में चेंज होने लगता है, ठीक है, जहां पर कोई द्रव भाप अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उस अवस्था को क्वथनांक, उस तापमान को क्वथनांक कहा जाता है। जहां पर कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज होता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का यूज करना है, उनके क्वथनांक का यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए क्या आते हैं, एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं डिस्टिलेशन मेथड, यानी आसवन विधि, इसको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए इस टेक्निक में क्या होता है कि एक बीकर लेते हैं, बीकर में हम उस लिक्विड को रखते हैं जिसमें से हमें दो मिसिबल लिक्विड को अलग अलग करने होते हैं। अब इसको यहाँ पर रखने हैं, इसको हीट करते हैं। हीट करने पे क्या होता है कि उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर बनने लगेगा। एज ए सपोज करिए कि हमने एसीटोन और वाटर को रखा है,
तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वाटर का बहुत ज्यादा होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे एसीटोन पहले ही वेपर बनने लगेगा। तो यहाँ पे थर्मोमीटर लगा के रखते हैं। थर्मोमीटर का काम ये होता है कि टेम्परेचर को मेजर करता है और हम उस हीट को बढ़ने नहीं देते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर एसीटोन पहले वेपर बनेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, तो जैसे ही एसीटोन वेपर बनेगा वो इस सेपरेटिंग ट्यूब से होते हुए कंडेंसर में जाएगा। वाटर कंडेंसर इसको बोला जाता है। इसका काम क्या होता है कि जो वेपर आ रही है उसको कंडेंस करके लिक्विड में चेंज करना। जो यहाँ से भाप बनी है एसीटोन की, उस भाप वो भाप यहाँ से निकलेगी, उस भाप को ठंडा करना, कंडेंस करना। आपने पढ़ रखा है कंडेंसर यानी कि वेपर चेंज इनटू लिक्विड। तो यहाँ पे कंडेंस करना यानी कि भाप को फिर से द्रव में बनाना, ठीक है। तो कंडेंस करने का काम होता है, यहाँ से कोल्ड वाटर एंटर होता है, हॉट वाटर एग्जिट होता है, और यहाँ पे जो वेपर आती है वो लिक्विड में चेंज होती है और इसको एक बीकर में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर और एसीटोन को अलग अलग किया जा सकता है, या कोई भी ऐसे लिक्विड जो बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ही कम डिफरेंस होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, 5 to 6 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंस इतना कम होता है कि उनको एक लगभग एक साथ वेपर बनने लगती है। तो अब यहाँ पर दोनों ही यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। फायदा क्या हुआ डिस्टिलेशन मेथड का। तो अब ऐसे जो सिचुएशन आती है तो इस समय हम एक इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन। इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कितना अंतर है। एक डिफरेंस हमें यहाँ सबसे बड़ा जो दिख रहा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक डिस्टिलेटिंग फनल लगा होता है, यानी डिस्टिलेटिंग कॉलम लगा होता है। अब ये डिस्टिलेटिंग कॉलम में क्या होता है कि ये बीड्स भरे हुए हैं। ये बीड्स जो होते हैं लेड के होते हैं, कांच के ग्लास बीड्स होते हैं। एक्चुअली इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पार्शली कंडेंसेशन क्रिएट करना, यानी कि एक कुछ हद तक, कुछ थोड़ा बहुत पार्शली मतलब थोड़ा बहुत, कुछ हद तक इसमें कंडेंस करना, संघनन की क्षमता बनाना। अब होता है क्या कि यहाँ पर वो लिक्विड लिए जाते हैं, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते समय उन लिक्विड के साथ किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में माइनर डिफरेंस होता है। जैसे कि सपोज करिए पेट्रोलियम के कंपोनेंट को अलग करना है, पेट्रोल और डीजल को, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। इस टाइप के कंपोनेंट को अलग करने के लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि प्रभाजी आसवन विधि की जरूरत पड़ेगी। अब इनको जब हम बॉइल करते हैं तो दोनों के माइनर डिफरेंस होने की वजह से लगभग एक साथ वेपर बनना स्टार्ट होती है। लेकिन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इस वजह से उनमें कंडेंसेशन भी जल्दी होता है। तो ये क्या होता है, पार्शली कंडेंसेशन क्रिएट करते हैं ये ग्लास बेड्स, और इसकी वजह से ये वापस इसी में वेपर बन लिक्विड बन के आ जाता है, और जो हायर बॉइलिंग पॉइंट का होता है वो निकल जाता है। और इस तरीके से थर्मामीटर से इसको टेम्परेचर मेजर करते रहते हैं और अलग अलग किया जाता है। बहुत ही माइनर डिफरेंस के लिए इनको यूज किया जाता है। आप देखते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अलग अलग शेप आपको दिख जाएंगे अलग अलग बुक में। कभी कभी कहीं पे ऐसा भी दिख जाएगा, इस टाइप से बना हुआ कि ऐसे ऐसे इसकी लेयर्स बनी हुई हैं और लेयर्स पे बीड्स रखी हुई दिखाई जाती हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट्स की बीड्स दिखाई जाती हैं। तो दैट इज नॉट अ मैटर। उसका मेन रीजन है कि वेपर उठेगा, इनके साथ में बार बार रिएक्ट करेगा और वो पार्शली कंडेंस होगा। पार्शली कंडेंसेशन क्रिएट करना ही इसका एक मेन मोटो होता है, और जिसकी वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से थोड़ा सा अंतर होता है। इनका यूज भी अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि पेट्रोलियम के कंपोनेंट को अलग करने में यूज किया जाता है, लिक्विड गैसेस के कंपोनेंट्स को अलग करने में इनका यूज किया जाता है। तो ऐसे कई जगह पे होती है जहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, हाउ कैन वी सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। एयर से अलग अलग गैसेस कैसे अलग की जा सकती हैं। तो पहले हमें यहाँ पे ये पता होना बहुत जरूरी है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास जो भी एयर है, उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो बहुत सारी गैसेस यहाँ पर मिक्स होती हैं। अब इनको अलग अलग करने के लिए एक प्रोसेस है
तो उसको हम यहाँ फॉलो करते हैं। सबसे पहला काम हमारा यहाँ होगा कि इनको कंप्रेस करके लिक्विड में चेंज करना, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कंप्रेसिबिलिटी प्रोसेस हम पढ़ रखा है चैप्टर 1 में, ठीक है। तो कंप्रेस करके इनको लिक्विड में चेंज करना सबसे पहला प्रोसेस है। जब ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगी फिर इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मैंने अभी आपको बताया था बिफोर फ्यू सेकेंड, तो इसमें क्या बताया था कि उनके बॉइलिंग पॉइंट लगभग पास होते हैं, बहुत क्लोजर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करके अलग अलग किया जाता है। तो बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर पे माइनस में जाता है, क्योंकि गैस हमने कंप्रेस कर रखी है माइनस टेम्परेचर में, तो बहुत स्लोली इनका टेम्परेचर रिलीज किया जाता है, प्रेशर रिलीज किया जाता है, और फिर इनको हीट किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से इनको अलग अलग किया जाता है, बिकॉज ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इज डिफरेंट। तो लिक्विड शेप में आ चुकी हैं और इनको हम धीमे धीमे गैस में चेंज करके और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से एक एक गैस को अलग अलग कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। यानी कोई भी सॉलिड है अगर उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हैं और वो सॉलिड ऐसा है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, उसको अलग करने के लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करना होता है। अभी आप देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे स्टार्टिंग में वेपोराइजेशन मेथड के बारे में, और ये भी बताया था कि जो सी सॉल्ट होता है उसको वेपोराइज करके सी सॉल्ट निकाला जाता है। लेकिन जब हमने वहां पे वाटर वेपोराइज किया तो सी सॉल्ट जो निकला है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी थी। अब उन इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज होता है। होता क्या है कि इसको पहले पानी में डिसॉल्व किया जाएगा, जैसे कि टॉपिक है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इम्प्योर सोल्यूशन है, ठीक, कॉपर सल्फेट, तो उसको पानी में डिसॉल्व करके उसको मिक्स कर लेंगे, फिर फिल्टर करने से जितनी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाएंगी। अब इसको धीमे धीमे हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, जिससे क्या होता है वाटर वेपर निकल जाएगी और क्रिस्टल बन के तैयार हो जाते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। और सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि जो वाटर सप्लाई होती है वो कैसे प्योर होता है, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर आता है उसको प्योरिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले रिजर्वियर में, यानी कि जहां पे पानी को इकट्ठा किया जाता है उसमें पानी लिया जाता है, उसके बाद इसको सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, जिसमें जो डस्ट पार्टिकल हैं, बड़े बड़े सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, रेत होता है, डस्ट होता है, वो सब यहाँ पर सेडिमेंट हो जाता है, यानी कि नीचे बैठ जाता है, तली में बैठ जाता है। इसके बाद आता है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में क्या होता है, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो पानी के साथ में मिक्स रहती हैं, वो सस्पेंडेड उस समय नहीं होती हैं, लेकिन जब इनको ट्रीट किया जाता है बाय द एलम या क्लोरीन, तो इसमें क्या होता है कि वो सस्पेंडेड हो जाती है, यानी कि नीचे तली में बैठ जाती हैं। इसके बाद ये आता है फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में कई सारी लेयर डिवाइड होती हैं, आप देख रखा होगा फिल्ट्रेशन टैंक, जैसे ये पुराने टाइम में घड़े के ऊपर एक दूसरे घड़ा रख के ये ऐसे देख रखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि फिल्ट्रेशन टैंक होता है। फिल्ट्रेशन टैंक में बड़ी पार्टिकल्स होते हैं, उसके छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसके और छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो धीमे धीमे इसको फिल्टर करने का एक प्रोसेस होता है जिससे कि वाटर फिल्टर होता है। फिल्ट्रेशन टैंक के बाद आता है क्लोरीनेशन। जो वाटर फिल्टर होके आया है, बिल्कुल साफ पानी जो आया है, इसका क्लोरीनेशन किया जाता है, यानी कि इसमें क्लोरीन मिक्स की जाती है। किस लिए? कि क्लोरीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया को मार देता है। बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनेशन किया जाता है। आफ्टर दैट ये हमारे घरों तक सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये तो प्रोसेस है वाटर को प्योर करने का जो घर में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियरली समझ में आई होगी और ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिया, सेकंड पार्ट ये रहा, और इसके थर्ड पार्ट में हम प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में, डिफरेंट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सर के बारे में। तो थर्ड पार्ट भी अभी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अभी तक जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को कॉपी करके फर्स्ट पार्ट देख लें, और थर्ड पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। और थर्ड पार्ट आपको टाइम से मिल जाए, इसके लिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।